बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक भी है, करंट अफेयर का टॉपिक भी है और इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक भी है। तो ये है पैलेस्टाइन इशू है इस टॉपिक का नाम। तो इसमें मैं सबसे पहले जो है वो आपको थोड़ी सी फ़लस्तीन की हिस्ट्री बता दूँ कि फ़लस्तीन की हिस्ट्री क्या है, फिर उसके बाद हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि 2500 कबल मसीह में जो है वो इस जगह को जो है वो अहले कुनान भी कहते थे। यहाँ पर जो है वो फ़लस्तीन में कुनानी आबाद हुए तो उसको अहले कुनान भी कहते थे। फिर 1200 कबल मसीह में यहाँ पर हैब्रियू आए, इब्रानी लोग आए, उन्होंने फ़लस्तीन पर हमला किया और जेरिको में आकर आबाद हुए और वहाँ पर बढ़ते बढ़ते फ़लस्तीन की तरफ चले गए। 587 कबल मसीह में बेबीलोनियन ने यहाँ पर हमला किया और इसको जो है वो अपने ज़ेर तसल्लुत लिया। उसके बाद 300 कबल मसीह में यूनानी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर इस पर हुकूमत की। 63 कबल मसीह रूमी यहाँ पर आए, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो ये सब दौर ख़त्म होने के बाद फिर इस्लाम के पास जो है वो फ़लस्तीन जो है 638 में कब्ज़े में आया है BC में। इसमें हज़रत उम्र फ़ारूक का ज़माना था ये, ठीक है। उन्होंने इसको फ़तेह किया और ये 1917 तक मुसलमानों के पास रहा। तो इसके दौरान ईसाइयों ने 2 मरतबा इसको मुसलमानों से छीन लिया। एक मरतबा उन्होंने 1099 से में छीना और 1187 तक इसमें हुकूमत की। फिर उन्होंने 1229 में छीना और 1239 में जो है वो वापस मुसलमानों ने उनसे ले लिया था और 1917 तक ये मुसलमानों के पास रहा। ये तब तक मुसलमानों के पास रहा जब तक ऑटोमन अम्पायर ख़त्म ना हो गई। तो जैसे ही ऑटोमन अम्पायर ख़त्म हुई तो ये जो है वो अंग्रेज़ों ने अपने तसल्लुत में ले लिया। तो उस वक़्त जो है वो बालफोर्ड एक डेक्लेरेशन हुआ था 1917 में। बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनका नाम था सर आर्थर बालफोर्ड। उन्होंने जो है वो ये बालफोर डेक्लेरेशन किया था। इस डेक्लेरेशन में उन्होंने जो है वो कुछ इलाके फ्रांस को दे दिए अपने दूसरे इत्तेहादी को और कुछ इलाके जो है वो रूस को दिए और पैलेस्टाइन अपने पास उन्होंने रख लिया। असल में ये सारा काम करने की वजह क्या थी? इसकी बुनियादी वजह ये थी कि सबसे पहले जो है वो जो ऑटोमन अम्पायर थी, ऑटोमन अम्पायर का जो रूट गुज़रता था ये फ्रांस को और बरतानिया को इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए ये रास्ता चाहिए होता था। तो यहाँ पर एक जो है वो प्रोविंस था ऑटोमन अम्पायर को, उसको कहते थे ऑटोमन सीरिया। इसमें से उन्होंने अब जो 4 ममालिक हैं, पहले ये एक ही होता था, इसमें 4 ममालिक जॉर्डन है जिसको पहले ट्रांस जॉर्डन कहते थे, सीरिया है, इजिप्ट है, लेबनान है, ये 4 ममालिक थे। इन 4 ममालिक को जो है वो इन्होंने रीशेप किया। रीशेप करने के बाद यहाँ पर जो है ना वो इनको ऑटोमन सीरिया से निकाला, बल्कि उसमें पैलेस्टाइन भी उसी एरिए में ही था। तो बाद में इसको रीशेप करके निकाला। तो जैसे ही उन्होंने इसको रीशेप किया तो उनका ट्रेडिंग रूट जो है जिसको स्विस कैनाल के ज़रिए, ठीक है जी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक जाता था, रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, ये आराम से तिजारत कर सकते थे और इनका दूसरे इलाकों में इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। तो इन्होंने एक साइक पिको एग्रीमेंट किया था। उसमें 3 ममालिक थे, एक में यूके, फ्रांस, रशिया था। यूके ने पैलेस्टाइन ले लिया, फ्रांस को जो है वो दूसरे 3 इलाके दे दिए जिसमें जॉर्डन था, लेबनान था, इस तरह करके इलाके दिए। रशिया को कुछ, तुर्की का कुछ इलाका दे दिया। तो ये इन्होंने जो है वो किया था। उसके बाद जो है वो जैसे ही इन्होंने किया तो फिर 1917 में ये बालफोर डेक्लेरेशन था। बालफोर डेक्लेरेशन में ये हुआ कि इसमें यहूदियों को जो है वो एक अलहदा हक दिया जाएगा। ये मैं आगे चल के फिर मज़ीद आपको लॉ के तौर पर भी बताता चले जाऊँगा। फिर 1922 में यूनाइटेड नेशन ने यूके को ये मैंडेट दिया, बरतानिया को, ग्रेट ब्रिटेन किंगडम को ये मैंडेट दिया कि वो यहाँ पर जो है वो यहूदियों की आबादकारी करे। तो उन्होंने यहाँ पर यहूदियों को दुनिया से लाकर बसाना शुरू किया। अब यहाँ पर मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि 1890 के करीब यहूदियों पर यूरोप में परसिक्यूशन हो रही थी, जुल्म हो रहा था। इनको दुनिया में बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता था और ये जो है वो दुनिया में फसाद भी फैलाते हैं ये। तो उसके बाद जो है वो होलोकास्ट हो, होलोकास्ट का मतलब होता है जेनोसाइड ऑफ ज्यूइश। इन्होंने जो है वो, जर्मनी ने जो है वो 40 लाख, कुछ लोग कहते हैं 60 लाख यहूदी मरवाए। तो उसकी वजह से जो है वो उन्होंने कहा कि हमें जो है वो एक अलहदा मुल्क होना चाहिए ताकि जहाँ पर हमारी तमाम चीज़ों की हिफाजत हो सके, हमारे मज़हब की, हमारी दूसरी चीज़ों की।
तो उन्होंने फिर जो है वो बरतानिया ने यहाँ पर लाकर इनको आबाद करना शुरू किया, और एक वक्त ऐसा आया कि अब इनकी आबादी जो है वो यहाँ पर आकर कंट्रोल होना इसके इनसे बाहर हो गई थी, इनकी जो है वो वसासत से बाहर हो गई। तो इन्होंने जो है वो 1947 में ख़त लिखा इसको यूनाइटेड स्टेट को, या इसको यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप इसकी मुकम्मल हुकूमत इनके हवाले कर दी जाए। तो उन्होंने फिर 1948 में वोटिंग करवाई, और बड़े ममालिक जो कि इसराइल को कायम करना चाहते थे उन्होंने फिर जो है वो इसके हक़ में दिया, और 14 मई 1948 को इसराइल की रियासत दुनिया में क्या हो गई। तो ये तो इसका सिर्फ जो है वो एक हिस्टोरिकल पॉइंट था जो कि मैंने इसका आपके साथ डिस्कस किया। तो उसके अलावा जो है अब हम इसकी जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इसकी जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है। जियोग्राफिकल इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसका जो है वो दुनिया के 3 बर्रे आज़मों के साथ जो है वो डायरेक्ट लिंक है। यहाँ से जो है वो इस पैलेस्टाइन से लोग यूरोप में भी जा सकते हैं, उसके अलावा एशिया में भी जा सकते हैं, और उसके अलावा अफ्रीका में भी जा सकते हैं। ये इसकी जो है वो जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा ये ज़मीन के लिहाज से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, कारोबार के हवाले से भी ये अहम जगह है। अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी अहमियत क्या है। एक तो इसका कुरान में ज़िक्र है इस जगह का। अल्लाह ताला ने 15वें पारे में फरमाया कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक ले गई, और उसकी इर्द गिर्द की जगह को हमने बारकना हौलहू बरकत दी है। एक हदीस की रोशनी में भी देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कनीज़ थी, उनका नाम था मैमूना। तो उन्होंने ये हदीस बयान की है, ये अबू दाऊद भी इब्ने माजा में भी ये दोनों जगह पर है। आपसे उसने फरमाया कि ये जगह हशर और नशर की ज़मीन है, यहाँ आओ इस जगह पर नमाज़ पढ़ो। तो अब अगर आपकी बांदी ने पूछा कि या रसूलल्लाह अगर कोई शख्स ना जाता, तो आपने फरमाया कि यहाँ पर जलने के लिए, चिराग के लिए तेल भेजा जाए, ताकि यूँ समझा जाए कि वो यहाँ पर पहुँच गया। एक और भी हदीस है कि आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि यहूदी किसी दरख्त के पीछे भी छुपा होगा, तो वो दरख्त कहेगा कि ये मेरे पीछे छुपा है, सिवाय उस दरख्त के जिसको खरकत कहते हैं, बॉक्स थॉर। और आप देख लें कि मौजूदा दौर में गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं, इसके इर्द गिर्द सब जगह पर यही उगा रहे हैं। तो इसके अलावा जो है वो तौरात जो इनकी मुक़द्दस किताब है, उसमें भी इसका ज़िक्र है। फ़लस्तीन के जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि ये अर्जुल मऊद है, प्रोमिस लैंड है, इसका हवाले से अल्लाह ताला ने वादा किया है कि ये वो खित्ता है जिसका अल्लाह ने इनसे वादा किया है कि इसके लिए वो तौरात का हवाला पेश करते हैं। तौरात में ये बात है कि और मैं खुदावंद पाक आपको यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके ख़िलाफ़ यानी आपकी आल में से एक को खित्ता अता करूँगा, ये उनके लिए हमेशा होगा, फिर मैं खुदा वहाँ रहूँगा। ये उनकी बुक ऑफ जेनेसिस 17 से 18 में है, उसकी आयत है ये उनकी। तो यहूदी और ईसाई इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि उनको कुरान देने का अल्लाह ताला ने ये कुरान यानी ये ज़मीन देने का वादा किया है। और यहूदी ये भी उन यहूदियों ने उनके ईसाइयों को इस बात पर कायल किया है कि देखो कि ये अल्लाह ताला की किताब है, अगर तुम इसकी मुखालफत करोगे तो तुम अल्लाह की मुखालफत करोगे। तो इस वजह से फिर यहूदी जो है ना वो लिया। इसके अलावा फिर जो है वो दुनिया की एक तंजीम है जिसको ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये इस तंजीम वो तंजीम है जो कि यहूदियों के मज़हब को ख़राब कर रही है दुनिया में। वो इसको ठीक नहीं समझते तंजीम को। वो कहते हैं कि हमारी दुनिया में फसाद करें। वो कहते हैं हमारे 10 कमांडमेंट के मुताबिक हमें इस दुनिया में एक जगह पर मुत्तफ़िक होकर रहने की इजाज़त नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर आवर रिलीजन। उनके मज़हब के मुताबिक उनको इकट्ठे होकर रहने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक शैतानी तंजीम है जो कि ये काम कर रही, हर वो काम करते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। और अल्लाह ताला ने कुरान में इनके बारे में फ़रमाया है कि यहूदी जो है वो अल्लाह के नबियों को कत्ल करते हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और सूद खाते हैं। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ज़ायनिस्ट हैं। और जिस वक्त 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन हुआ था, तो उस वक़्त के जो इनके बहुत बड़े अमीर ख़ानदान के एक शख्स, उसका नाम था रॉथशाइल्ड, जिसको दुनिया में जिनकी इनकी बैंकिंग वगैरह सबसे ज़्यादा, तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो बालफोर ने उनको ख़त लिखा कि वादा ख़त लिख में ये यकीन दहानी कराई गई कि हम जो है वो आपको देंगे। एक फ़िल्म बनी थी 1934 में, उसका नाम है हाउस ऑफ रॉथशाइल्ड। तो उसमें जो है वो आखिरी कर्जा जो है वो इसी ख़ानदान ने उनको दिया था, हाउस ऑफ रॉथशाइल्ड। तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस हो गई थी, मैंने हिस्ट्री आपको बताई। उसके बाद जो है अरब इसराइल वार हुई। तो पहली अरब और इसराइल वार 1948-1949 में हुई।
जिसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल पर अटैक किया और इसको जो है वो इसराइल ने इनको शिकस्त दी और 50% से ज़ायद रकबा जो है वो इनका हासिल कर लिया फ़लस्तीनियों का, जो कि गज़ा जो थी वो मिस्र के कंट्रोल में आ गई, वेस्ट बैंक जॉर्डन कंट्रोल में आ गई। फिर उसके बाद 6 डे वार हुई 1967 में। इसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया ने हमला किया, इसराइल ने इनको शिकस्त दी और जो है वो गोलान की हाइट, गज़ा की पट्टी, वेस्ट बैंक की और सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट में है वो इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। ये छः दिन ये जंग चली थी और गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं वो इसराइल और सीरिया के साथ लगती हैं। वेस्ट बैंक जो गज़ा की पट्टी जो कि जॉर्डन और इसराइल के साथ लगती है, वेस्ट बैंक सॉरी गज़ा की जो पट्टी है वो इसराइल और मिस्र के साथ लगती है। नगेव डेजर्ट जो है वो एक इसराइल में एक जगह है, सैन पेलसरम में मिस्र में है। उसके बाद जो है वो फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ नाम है, इसको होली लैंड भी कहा जाता है, इसको इसराइल भी कहा जाता है, इसको अहले कुरान भी कहते हैं ज़मीन को, और अलशान भी कहते हैं, लेवेंट भी कहते हैं, पैलेस्टाइन भी कहते हैं, प्रॉमिस लैंड भी कहते हैं। तो उसके अलावा जो है वो यरूशलेम एक जगह है जो कि तीनों पॉइंट मज़हबों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, जिसमें ईसाई, यहूदी और जो है वो मुसलमान शामिल हैं। तो यरूशलेम की आबादी जो है वो 50-50% थी, उतने ही मुसलमान थे उतने ही जो है वो यहूदी थी। तो इसको जो है वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल था, इस जगह को डिवाइड करना। तो जो है वो यहूदियों ने अपने इन्फ्लुएंस से और दूसरों के इन्फ्लुएंस से जो है वो इसको कब्ज़े में ले लिया, ठीक है जी, और अब तक इसको कब्ज़े में लिया, जबकि इंटरनेशनली इसको जो है वो कैपिटल नहीं माना जाता, तल अवीव को ही माना जाता है। उसके अलावा जो है वो इंटरनेशनली एक और वार, इनकी आपस में एक वार हुई थी 1973 में, यौम किपुर वार। इसमें इजिप्ट, सीरिया ने जो है वो अपना इलाका दोबारा रीगेन कर लिया था, गोलान की हाइट भी ले ली थी और इजिप्ट ने जो है वो तस्लीम कर लिया था इसराइल को। फिर उसके अलावा पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी 1964 में, इसको यासर अरफात ने बनाया था। ये बेसिकली जो है वो इनके फ़लस्तीन के हक़ के लिए फ़ाइट कर रही थी। उसके बाद फर्स्ट इंतिफादा हुआ था 1987 से लेकर 93 तक। इसका बेसिकली मतलब होता है अपराइजिंग। इसमें जो है वो हालात ख़राब हुए, इन्होंने आपस में लड़ना शुरू किया, यहूदी भी कुछ मरे और मुसलमान ज़्यादा मरे। उसके बाद जो है वो यहाँ पर इसी दौर में हमास वजूद में आई। हमास को जो है वो बेसिकली ईरान सपोर्ट करता है, ये शिया नज़रात की हामिल है और जो है वो इनके हकूक़ के लिए फ़ाइट कर रही है। हमास का कहना ये है कि इनको जो है यहाँ रहने का कोई हक़ नहीं है। यहूदी बेसिकली यहाँ पर आबाद हुए हैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा जो है वो कौमियत के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौमियत का आगाज़ जो है वो यूरोप में इटली और जर्मनी के ज़माने में हुआ था। उसके बाद जो है वो डेविड कैंप अकॉर्ड हुआ था 1973 में। इसमें ये हुआ था कि इसराइल को जो है वो तस्लीम कर लिया था मिस्र ने और उसने स्विस कनाल को यूज़ करने की इजाज़त दे दी थी। फिर उसके बाद ओस्लो पीस प्रोसेस। ओस्लो जो है वो नॉर्वे का शहर है। 1993 में ये पीस प्रोसेस हुआ था, अमेरिका की मर्ज़ी में खुफिया निगोसिएशन हुई थी। इसमें जो है वो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम जो है वो, यासर अरफात ने कहा कि हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, दोनों के हालात बेहतर होने चाहिए ऐसा ऐसा, लेकिन कौम ने तस्लीम नहीं किया था, पाकिस्तान में भी और कई ममालिक ने इसको तस्लीम नहीं किया था। अब इसके बाद जो है वो यूनाइटेड नेशन की कुछ रेजोल्यूशन है। यूनाइटेड नेशन ने 1948 में रेजोल्यूशन की थी कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दिया जाए, उनको उनकी आबादी के मुताबिक ज़मीन दी जाए, ठीक है जी, उनको डेमोक्रेटिक राइट दिए जाएँ वगैरह। फिर 2004 में भी उन्होंने जो है ना वो इस पर काम किया, लेकिन दोनों दफ़ा जो है वो इसकी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अब कौन सी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रही हैं? इजिप्ट वो है जो ट्रेडिंग रूट प्रोवाइड करती है स्विस कनाल का, सऊदी अरब जो है वो तेल प्रोवाइड करता है। अगर ये दोनों मुल्क ना दें तो इसराइल का जो है वो मुल्क में पहिया जाम हो जाए। फिर उसके अलावा जो है वो अब चलते हैं दुनिया की जो है वो ताकतों की तरफ। यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अमेरिका ने कानून मुतारफ़ करवाया तो इसको कहते थे कि लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जियो स्टेट। जो कानून था जियो स्टेट के लिए उसमें था द लैंड विदाउट पीपल फॉर द पीपल विदाउट लैंड। तो ज़मीन उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो अंडर दिस लॉ दे मेड जियो स्टेट। उसके बाद टेररिज्म की डेफिनेशन जो कि मक्का डिक्लेरेशन 2002 में डिफ़ाइन हुई थी। उन्होंने कहा कि हर वो शख्स जो अपने कानून की हदों को क्रॉस करता है वो टेररिस्ट है। तो इसलिए इसराइल को एक टेररिस्ट स्टेट करार दिया जाता है,
ठीक है जी। कि ये जो है वो अपनी हद कानून की हदें क्रॉस करता है, इम्प्लीमेंट नहीं होते देता यूएनओ की रेजोल्यूशन को वगैरह। फिर उसके बाद यूएसए के इंटरेस्ट क्या हैं पूरी दुनिया में। उसका इंटरेस्ट है कंटेनमेंट ऑफ चाइना एंड रशिया, स्टॉप हेजमनी ऑफ ईरान एंड अदर इस्लामिक स्टेट्स। उसके बाद जो है वो ग्रेटर इसराइल चाहता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक एंड पॉलिटिकल सिविलाइजेशन, कंट्रोल एनर्जी रिसोर्स इन ग्लोबल ट्रेडिंग रूट्स। ग्रेटर इसराइल से यह है कि अमेरिका के जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पर मजबूत हो गए, जितने पाकिस्तान या मिडल ईस्ट में एनर्जी रिसोर्सेज कंट्री है ये उन पर कंट्रोल करेगा। कंटेनमेंट ऑफ चाइना कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पर अनारकी फैली हुई है, जिसकी वजह से जो है वो चाइना को दूसरे ममालिक से तेल ख़रीदना मुश्किल हुआ है। तो ये अमेरिका का असल गेम है। अमेरिका जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर रहा है ताकि दूसरे जो है वो ममालिक कमज़ोर होते जाएं और उनका जो है वो किसी किस्म का इन्फ्लुएंस न रहे, और इसराइल जो है वो उनको यूज़ करे, यूज़ करने के बाद जो है वो अपने मफाद हासिल करे अमेरिका की सरबराही में। अब पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आखिर पाकिस्तान ऐसी क्या वजह है कि जो इसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखता। पहली तो बात ये, कायदे आज़म ने कहा था कि इट इज़ द डैगर इन द हार्ट ऑफ मिडल ईस्ट, ये मिडल ईस्ट के सीने में एक खंजर है। फिर पाकिस्तान का आर्टिकल 40 कहता है कि हम तमाम इस्लामी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जिस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो तश्कील दी जाती है, तो उसमें सबसे पहले हमारा होता है सपोर्ट करेंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन। जिस तरह हम कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह वो हक़ खुद इरादियत के लिए जंग लड़ रहे हैं, ठीक है जी, हम उनको भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो इनसे अपने ताल्लुकात नहीं करता। उसके बाद इंटरनेशनल रूल क्या है, इंटरनेशनल रूल ये है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जो लोग जंगें लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ दिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है वो एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ जिनेवा 1977 में है, उसमें यह है कि अगर कोई मुल्क किसी मुल्क की लैंड को कंकर्ड कर लेगा तो वो उसको वापस दी जाएगी। उसके अलावा जो है कि एक और बात इसमें जिनेवा प्रोटोकॉल में कही गई कि जो लोग हक़ खुद इरादियत के लिए जंग लड़ रहे हैं या सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वो उनका मसला नहीं है, इसको बैनुल अक़वामी टकराव में रख दिया गया है, ये उनके इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट में रख दिया गया है। अल्लामा इकबाल का इसके ऊपर बड़ा अच्छा शेर है, कहते हैं कि अगर हो सकता है अहले यूरोप का हक़ हिस्पानिया पे स्पेन पर, तो अहले अरब का फ़लस्तीन पर क्यों नहीं हो सकता। उसके अलावा जो है वो दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ का भी इस पर जो है वो अच्छी राय नहीं है, वो भी इनके साथ ताल्लुकात कायम नहीं करती। लेकिन सऊदी अरब के भी अंदरूनी तौर पर ताल्लुकात कायम है, मिस्र के भी, मिस्र ने तो इसको तस्लीम भी किया हुआ है। हम जो है वो पाकिस्तानी, हमें ये नहीं कि दुनिया में यहूदियों को रहने का हक़ नहीं है, हम कहते हैं वो दुनिया में रहें लेकिन डेमोक्रेटिक वे में। हम कहते हैं कि जो जिनका असल हक़ था उनको उनकी ज़मीन दी जाए, यानी फ़लस्तीनियों को दी जाए, उनको उनकी आबादी के मुताबिक हक़ दिया जाए, उनको कानून साजी का हक़ हो, उनको जो है वो पॉलिटिकल राइट हो, उनको तमाम वो हक़ दिए जाएँ जो दुनिया के दूसरे स्टेट के लोगों को होते हैं। अगर उनको वो हक़ दे दिए जाएँ तो हम जो है वो इसराइल कि हमें रहने पर कोई एतराज़ नहीं है, तो हम उनके साथ जो है वो अपने ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। जिस तरह दुनिया में दूसरे मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं, इस तरह ये भी रहें, हमें इससे गर्ज़ नहीं है। लेकिन जो है वो उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन को वायलेट ना करें। उसके अलावा जो है जो उनके डेमोक्रेटिक बनते हैं उनको तमाम राइट दिए जाएँ और यूएनओ की करारदाद को भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये जो है वो एक क्राइटेरिया था जिसमें मैंने सारा कुछ आपको बयान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, काइंडली इसको लाइक कीजिएगा।